वेलकम टू द अचीवर्स फैमिली, अचीवर्स एकेडमी। ठीक है, काफ़ी दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बात करेंगे आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो फ़िलहाल जगह फेज़ जो चल रहा है, अभी आगे वाली जो आने वाली कंडीशन रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। हमें सिक्योर्ड जॉब की ज़रूरत है, उसके लिए हमें जो है एक प्लेटफॉर्म जो है अभी यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे दूंगा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसके आगे हम लोग उसके साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे चल के, बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IBPS। क्या है IBPS? IBPS ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये एक सिलेक्शन बोर्ड है जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके लिए सिलेक्शन करता है। इसकी साल भर में एग्जाम्स होती है। कौन से एग्जाम्स होते हैं? क्लरिकल होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, बराबर है। ठीक है, ये जो एग्जाम्स होती है, एग्जाम्स दो फेजेस में होती है, प्री एंड मेंस। प्री में आपको कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब क्या? मैथ्स होता है। ठीक है, आपको इंग्लिश जो होता है प्री में आने वाला इंग्लिश जो होता है 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के लिए आते हैं। रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन आते हैं प्री में, कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 35 मार्क्स के लिए आते हैं, बराबर ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे बचपन से रहा है, बराबर ना। ठीक है, 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं? 35 मार्क्स के लिए। इसका मतलब प्री में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं? तो 100 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। प्री क्वालिफाई होने के बाद क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मेंस का पढ़ाई करना पड़ता है। मेंस में कितने सब्जेक्ट्स है आपको? मेंस में ये 3 सब्जेक्ट्स को आपको पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। मतलब आपको मेंस में क्या क्या पढ़ना है? तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, फेवरेट वाला मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, बराबर ना। इंग्लिश मेंस में पूछे जाने वाला इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के लिए आते हैं, बराबर ना। रीजनिंग आता है 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के लिए आते हैं, बराबर ना। एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के लिए। इसका मतलब टोटल 220 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के लिए, बराबर ना। मतलब प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो कुछ भी सिलेक्शन बोर्ड का आगे का प्रोसीजर रहेगा उसके हिसाब से बातें जो है आगे बढ़ती रहती हैं। मतलब क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है बचपन से। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग ने बचपन में इंग्लिश पढ़ा हुआ है, बराबर ना, को मैथ्स पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जनरल अवेयरनेस 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हम लोग ने बचपन में पढ़े नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्यों ज़रूरत क्या है ये सब चीज़ों का, बराबर ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये जो चीज़ है एक टूल है। किस चीज़ का टूल है? तो स्मार्टनेस चेक करने का टूल है। आप स्मार्ट हो या नहीं हो ये चीज़ रिफ्लेक्ट कौन करेगा? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगा। और सिलेक्शन बोर्ड को कौन चाहिए? बस स्मार्ट बंदे ही चाहिए। अगर आप स्मार्ट हो तो डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ना है? तो बस यही पढ़ना है। उसमें से इंग्लिश तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, बस थोड़ा सा लेवल जो हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। इंग्लिश जो बचपन से पढ़ा हो यहाँ पे एग्जैक्टली काम भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश में वो 100% क्या रहेंगे? ग्रामर बेस्ड रहेंगे। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, बराबर ना। रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग मतलब क्या? सबसे पहले हम लोग बहुत बात क्या कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये स्मार्टनेस चेक करने का टूल है। कैसे? तो इंग्लिश से क्या होता है? आपका लैंग्वेज टेस्टिंग होता है। रीजनिंग से क्या होता है? आपका मेंटल एबिलिटी चेक होता है। मेंटल स्टेबल हो या नहीं हो कौन रिफ्लेक्ट करेगा? तो रीजनिंग रिफ्लेक्ट करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स ये किस चीज़ के लिए? तो टाइम मैनेजमेंट आपका रिफ्लेक्ट करता है। आप कितने स्मार्ट हो, कितने कम समय में क्या क्या हासिल कर सकते हो, बराबर ना। कंप्यूटर अवेयरनेस, मोदी जी को इंडिया को डिजिटल बनाना है, बराबर ना, तो हम कंप्यूटर रिलेटेड होना जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर अवेयरनेस जो सिलेबस में ऐड कर दिया है, बराबर है। करंट अफेयर्स दिखने के लिए सिंगल सब्जेक्ट है, बाद में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंग्लिश की बात कर रहे थे। इंग्लिश के लिए हमें ग्रामर पे एक्स्ट्रा काम करना है यहाँ पे, बराबर ना। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है, मैंने क्या बोला, ये मेंटल एबिलिटी चेक करने वाला टूल है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें सिंपल टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिलोलिज्म से, डायरेक्शन से, इनइक्वालिटीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, बराबर ना। डिफरेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं होता, सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में डेटा गिवन रहता है, आपको उसको ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्या सेंटेंस में बोल देगा सर्टन लोग ABCD
एक सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे हैं, बराबर ना, ए जो है बी के सामने नहीं बैठा है, बराबर ना, सी के पास नैनो कार नहीं है, पूरा डेटा जो होता है पजल फॉर्म में होता है, आपको पढ़ना होता है पैराग्राफ फॉर्म का डेटा, उसको ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट है रीजनिंग, वन सिंगल टाइम प्रैक्टिस अगर अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ाएगा, ऐसा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बराबर ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर बचपन से उसमें रुचि जो है बहुत ज़्यादा है आपको, बराबर ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब मैथ्स अगर बोलेंगे तो नींद आहा लग जाती है अच्छे से, बराबर ना, इतना फेवरेट लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे मैथ्स नहीं है, मैंने मैथ्स जो ब्रैकेट में लिखा है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ्स जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, मैथ्स क्या बात समझ लो, मैथ्स जो है क्या है तो डिस्क्रिप्टिव है, और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव मैथ्स नहीं, हमें सिंगल भी स्टेप भी नहीं करेंगे, आंसर का डायरेक्टली हम लोग गेस भी कर देंगे तो हमें इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पूरा मैथ्स अगर बचपन में वीक भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे मैथ्स जो अलग से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मैथ्स जो मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैथ्स। यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का हेल्प लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व अगर करेंगे तो कम से कम समय में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, ठीक है, कम से कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन चेकिंग के लिए जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन चेकिंग के लिए जाएंगे, आपको स्कोर बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका रैंकिंग बढ़ेगा, आपका रैंकिंग बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा, बराबर ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, तो मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो है सीखने आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, बराबर ना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस, जैसे मैंने बोला क्या है कंप्यूटर अवेयरनेस, तो कंप्यूटर अवेयरनेस सिंपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, जो MSc में पढ़ा, जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा, ये सारी सिंपल चीज़ें यहाँ पे पूछे जाते हैं, बराबर ना। जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, बराबर, टोपोलॉजीज, बराबर, ये अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे पूछी जाती है। बस थोड़ी सी, जैसे इंग्लिश में लेवल अपग्रेड हुआ है वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होगा, बराबर ना, ठीक है। यहाँ पे लेवल क्या अपग्रेड होगा, तो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ही पूछेगा, पर कंप्यूटर और कीबोर्ड नहीं पूछेगा, मॉनिटर और कीबोर्ड नहीं पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछेगा, तो यहाँ पे पूछेगा प्लॉटर क्या है, पूछेगा स्टाइलस क्या है, ये बातें जो है हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है, हम लोग यूज़ करते हैं, उनको ये बोलते ये नहीं पता है हमें, बराबर ना। और यही चीज़ का फ़ायदा जो सिलेक्शन बोर्ड उठाता है, आपको नहीं पता है, आपका नॉलेज नहीं है, और उनको बिल्कुल भी नहीं, क्या चाहिए, स्मार्ट बंदे चाहिए, स्मार्ट हो मतलब हर एक चीज़ पता है, बराबर ना, स्मार्ट हो मतलब हर एक चीज़ पता है, तो ये चीज़ यूज़ करते उसको क्या बोलते हैं, अगर पता नहीं है तो फिर बात ही नहीं बनती, बराबर ना। जैसे मैं अगर बोलूँ प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर कोई अलग बात तो बिल्कुल भी नहीं है, प्लॉटर भी क्या है, प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही है, बराबर ना, मतलब क्या, वो भी आउटपुट डिवाइस ही हो गया। स्टाइलस, बराबर ना, नॉर्मली मोबाइल फ़ोन के साथ एक स्टिक मिलता है, बराबर ना, वो स्टिक जो है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो मोबाइल पे जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं इनको पॉइंट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस है, बराबर ना, पर उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। तो डिपेंड करता है ऑप्शन जो है, क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड को क्या चाहिए, स्मार्ट बंदे चाहिए, ऑप्शन में इनपुट डिवाइस भी गिवन करेगा, पॉइंटिंग डिवाइस भी गिवन करेगा, एंड नन ऑफ दिस भी गिवन करेगा, बराबर ना। अभी मुझको डिसाइड करना है मैं चीज़ को इनपुट डिवाइस बोलूँ, मैं चीज़ को पॉइंटिंग डिवाइस बोलूँ, या सिलेक्शन बोर्ड ने दोनों चीज़ें दे के रखी है, तो मैं इसको बोलूँ क्या, मैं इसको बोलूँ या फिर नन ऑफ दिस बोल दूँ, बराबर ना, क्या बोलूँ कैसे। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे मार्क्स जो है ऑप्शन में क्या क्या है, इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, एंड नन ऑफ दीज भी है। बट डिसीजन अभी मेरे हाथ में, मुझको आंसर क्या टिक करना है, और यहाँ पे मुझको सिर्फ मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस के लिए, क्योंकि एक्चुअल चीज़ का यूज जो है वो क्या है, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, बराबर ना, ठीक है। अगर ऑप्शन में पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है तो उसके लिए मार्क्स जाता है किस चीज़ के लिए, तो इनपुट डिवाइस, क्योंकि चीज़ को हम लोग डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ इनपुट डिवाइस कहलाई जाएगी तभी, बराबर ना। और दोनों भी अगर नहीं है चीज़ में तो तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तभी हम लोग इसको बोलेंगे कि नन ऑफ दीज। तो इस टाइप से आपके ऑप्शंस भी रहेंगे, मतलब आपको पूरी तरीके से पढ़ाई जो है अच्छे से चाहिए आपकी, बराबर ना। कुछ डिफिकल्ट नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है, पर अगर डेडिकेशन से करोगे तो, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्टनेस की, बराबर, स्मार्टनेस। अगर दिन रात, सुबह शाम, रात दिन, बराबर ना, दिन के 24 घंटों में से अगर मैं 8 घंटे बस रट रहा हूँ, बराबर है, स्कोर तो डेफिनेटली आएगा। इसका मतलब कि आप स्मार्ट हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक है तो ये थोड़ी ना स्मार्ट है, ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस मतलब क्या, तो स्मार्टनेस मतलब क्या, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो आपको 8 घंटा पढ़ाई, जो अगर मैं बोल रहा हूँ इतनी तो ज़रूरत नहीं है बैंकिंग के लिए, फिर भी अगर कर रहे हो तो जल्दी आपको उस कामयाबी मिल जाएगी, बराबर ना, ठीक है।
इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्टनेस। स्मार्टनेस मतलब कि हम लोग बात करें किसकी, करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की, बराबर है। ये दिखने के लिए अगर सिंगल सब्जेक्ट भले ही है, जनरल अवेयरनेस जो है ये दिखने के लिए भले ही सिंगल सब्जेक्ट है, पर एक्चुअल में सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से, तो बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। भले ही ये दिखने के लिए, जनरल अवेयरनेस दिखने के लिए क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, पर एक्चुअल में क्या ही है, ये दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन सा, तो बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बराबर ना। तो बैंकिंग अवेयरनेस, सिंपल एक चीज़ अगर मैं पूछता हूँ आपको, कल अगर आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंटरव्यू के लिए अगर कल जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्या करोगे? अगर मुझको कल कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ ये रहेगी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेना। ये मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि इंटरव्यू को इम्प्रेस जो करना है मुझको। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब के लिए हम लोग एप्लीकेशन ही कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। इसका मतलब क्या, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मालूम होना ज़रूरी है, बराबर ना। इसीलिए सिलेबस में ये जानकारी चेक करने के लिए सिलेबस में सब्जेक्ट ऐड है, वो है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पे पूछ जाते हैं बेसिक बैंकिंग टर्म्स, बराबर ना। जैसे हमारी सेंट्रल बैंक जो है, क्या है सेंट्रल बैंक का नाम हमारे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, किसने की थी, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, पहले गवर्नर कौन थे, प्रेजेंट गवर्नर कौन है। फर्स्ट गवर्नर के वाले केस में दो अलग अलग गवर्नर वाले केस में दो डिफरेंट वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बराबर ना। एक जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज़ें पूछी जाएगी। प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये भी पूछा जाएगा, बराबर ना। सर जो है कौन से रैंक के गवर्नर, ये भी पूछा जाएगा। आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी सेम चीज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछी जाएगी। उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, उसका रीनेमिंग कब हुआ, कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था इसका रीनेमिंग करना है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस में पूछी जाएगी। NEFT क्या है, RTGS क्या है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होते हैं, सेटलमेंट्स कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पूछी जाती है, बराबर ना। उसके बाद करंट अफेयर्स, मैं स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रट लूँगा तो भी कर लूँगा, बराबर ना। पर सिलेक्शन बोर्ड को क्या चाहिए, सिलेक्शन बोर्ड को स्मार्ट बंदे चाहिए। और हम लोग स्मार्ट बस उसी को बोल सकते हैं जो पढ़ाई तो करता ही है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है, पढ़ाई करना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ाई जो है करनी ही पड़ेगी, बराबर ना। पर स्मार्ट मतलब क्या, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें वो कर लेता है बंदा, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट बोल सकते हैं, बराबर ना। अदर चीज़ें मतलब क्या, अदर चीज़ें मतलब क्या करना पड़ेगा, तो उसको अदर चीज़ें मतलब घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रीड करने पड़ेंगे, न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ेंगे, अवार्ड शोज देखने पड़ेंगे, गेम्स देखने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी, बराबर ना। क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स में क्या पूछे जाते हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर पूछे जाते हैं। IBPS का साइड अगर विजिट करोगे तो वहाँ पे बोला जाएगा लास्ट 6 मंथ्स, सिलेबस में बोलेगा लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, मतलब पिछले 6 महीने में जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बराबर है। जैसे मोदी जी ने कोई कंट्री को विजिट कर दिया, वहाँ से हमारे लिए क्या लेके आए, हमारी तरफ से उनको क्या दे के आए, बराबर है। अभी जो फिलहाल चल रहा है अपना चाइना बॉर्डर का सीन चल रहा है, बराबर ना, तो वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कौन इंटरफेयर कर रहा है बीच में, कौन सेटलमेंट कर रहा है, होने वाला है चीज़ नहीं है, बराबर ना। हमारे स्टेप्स क्या चल रहे हैं, कोविड-19 वाला केस चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें क्या है, कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम इंडिया क्या कर रहा है, किसको क्या दे रहा है, किसके पास से क्या ले रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। मतलब आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर्स देखने पड़ेंगे, न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ेंगे, बराबर ना। आपको क्या करना पड़ेगा, जो अवार्ड शोज़ है वो देखने पड़ेंगे, बराबर ना। जो गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स जैसे, वो आपको एक यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन से कंट्री को कौन सा अवार्ड मिल रहा है, कौन सा प्राइज़ मिल रहा है, सिल्वर किसको मिल रहा है, गोल्डन किसको मिल रहा है, ब्रॉन्ज किसको मिल रहा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। मतलब क्या, पढ़ाई के साथ साथ आपको अदर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और कुछ नहीं है, बराबर ना। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। साथ देखो, इंग्लिश पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ लिया एंड जनरल अवेयरनेस भी पढ़ लिया। इतना सब कुछ पढ़ लिया, और इतना सब कुछ पढ़ के बस साल भर में मेरे पास बस 3 ही अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं क्लर्क बन सकता हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकता हूँ, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकता हूँ IBPS थ्रू, बराबर ना। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर इतना पढ़ाई कर लेते हो, इतना फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हो अच्छे से, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, तो आपके पास ये 3 नहीं, आपको 1 साल में 50+ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है।
आप एक साल में 50+ एग्जाम्स जो अपियर कर सकते हो। नंबर ऑफ एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज की नहीं, ठीक है। ये जो है ये नंबर ऑफ एग्जाम से 50+ एग्जाम्स आप एक साल में दे सकते हो, ठीक है। देख लेंगे कौन सी एग्जाम्स हम लोग बात कर रहे हैं। ये सिलेबस की, ये मेरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन रेडी है मेरे पास, बराबर। थोड़ा सा प्लस माइनस करते रहूँगा तो डेफिनेटली चीज़ें मेरे हाथ में ही है। ये 50+ जो है मेरी ही एग्जाम्स हैं, और 50 एग्जाम्स में से एक एग्जाम क्वालिफाई करके उसमें से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50+ एग्जाम्स, मतलब n नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसमें से एक सीट तो मेरा डेफिनेटली है और वो मेरा ही है, बराबर ना। ये इसमें से एक सीट जो है वो मेरा है, बराबर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है देखेंगे। एक साल में 50+ बोल रहा हूँ, ये कहाँ पे 50+ दिखाऊँ, ठीक है, दिखा देता हूँ, बराबर ना। एक साल में 50+ एग्जाम्स कौन सी तो सबसे पहले हम लोग बात तो कर ही चुके हैं किसकी, तो IBPS की साल भर में क्लरिकल है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, साल भर में 3 एग्जाम्स दे देता है IBPS आपको, बराबर ना, ठीक है। तो IBPS की कितने एग्जाम्स, 3 एग्जाम्स, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक, भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी साल भर में सेम 3 एग्जाम्स आती हैं। क्लरिकल आता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर आता है एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर आता है, बराबर ना। मतलब ये 3 एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिलेगी आपको हर साल, ठीक है। उसके बाद RRBs, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, ये है रीजनल रूरल बैंक्स, भारतीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक्स, बराबर ना, ठीक है। मतलब अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो, मतलब इनका मोटो जो था, इस्टेब्लिश करने का मोटो जो था, प्राइम मोटो जो था, जो रूरल अनबैंक एरियाज जो है, जो रूरल अनबैंक एरिया जो है वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना इनका प्राइम मोटो है RRBs का। इसके लिए RRBs इस्टेब्लिश्ड हुई है, मतलब RRBs की भी सेम क्लरिकल, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये 3 एग्जाम्स जो है वो होती है साल भर में, बराबर ना, हर साल आती ही है। उसके बाद RBI, हमारी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर ना, इसकी भी साल भर में कितनी एग्जाम्स आती है, 2 एग्जाम्स होती हैं। कौन सी वहाँ पे क्लरिकल को असिस्टेंट बोला जाता है, और एक आता है ग्रेड बी ऑफिसर। सिंपल वर्ड में अगर बोलेंगे, ग्रेड बी ऑफिसर जो होता है वो RBI का दामाद होता है, बस और कुछ नहीं। सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे मिल जाता है इसको। इसके लिए बच्चे झगड़ते हैं, जी जान लगा देते हैं क्वालिफाई करने के लिए। इससे सुकून वाला कोई जॉब नहीं है। एक तो SBI PO और RRB ग्रेड बी ऑफिसर, सैलरी गिनते गिनते थक जाओगे, मतलब इतना नहीं, फिर भी अच्छा खासा तगड़ा सैलरी मिल जाता है, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। आज मेहनत कर लो, ये जॉब आप ही का है, ठीक है। साल भर में ये 2 एग्जाम्स। हमारे पास 4 डेवलपमेंट बैंक, स्पेसिफिक एरियाज को डेवलप करने के पर्पज से हम लोग ने डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया था। SIDBI है, EXIM है, NHB है, और कौन सा हमारा नाबार्ड है, बराबर ना। ये 4 डेवलपमेंट बैंक है हमारे पास। ये 4 डेवलपमेंट बैंक से हम लोग आज मिनिमम लेवल पे बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करना है मुझको आज, ठीक है। इनकी भी ज़्यादा एग्जाम्स आती है, पर हम लोग 4 बैंक 4 ही एग्जाम बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कितना, टोटल 3 3 6, 6 और 3 कितना, 9, 9 और 2 कितना, 11, 11 और 4 15। मतलब सेम सिलेबस पे हम लोग ने एक साल में कितने एग्जाम्स दे दी, 15 एग्जाम्स हम लोग अपीयर कर दिए, बराबर ना, ठीक है। सेम फाउंडेशन लेके, सेम सिलेबस लेके, सेम बेस लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग नए सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। क्या ये सेगमेंट, वो है इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा। बिल्कुल सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में थोड़े से इंश्योरेंस वाले टर्म्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे बैंकिंग टर्म्स आते हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस वाले टर्म्स आ जाते हैं। मतलब थोड़ा सा 19-20 बात, ज़्यादा कुछ नहीं, उतना तो करना ही पड़ेगा, बराबर ना। मतलब सेम ये पूरा चीज़ जो है, यही बेसिस से आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर में एग्जाम दे सकते हो, बराबर ना, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी साल भर में कितने एग्जाम्स आती है, 3 एग्जाम्स आती हैं। वहाँ पे क्लरिकल को क्या बोला जाता है, असिस्टेंट बोला जाता है। ये भी क्लरिकल ग्रेड ही असिस्टेंट, बराबर ना। और 2 जो ऑफिसर ग्रेड आती है, एक आता है AAO, ये है अप्रेंटिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बराबर ना, और ये जो है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, बराबर ना। ये प्रोबेशन पीरियड वाला A होता है, ये जो दोनों के स्टार्टिंग में जो A है, यहाँ पे भी A है, और ये भी अप्रेंटिस वाला A जो है ये प्रोबेशन पीरियड वाला है, बराबर ना। जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, ये बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ये बन जाता है डेवलपमेंट ऑफिसर, बराबर है, ठीक है। मतलब क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें मिलता है असिस्टेंट, मतलब क्लरिकल ग्रेड मिलता है, अप्रेंटिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिलता है एंड डेवलपमेंट ऑफिसर मिलता है। मतलब 2 ऑफिसर ग्रेड और एक क्लरिकल ग्रेड हमें क्या मिलता है इंश्योरेंस सेक्टर में। हम लोग को एग्जाम देने के लिए अपॉर्चुनिटीज, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई अलग चीज़ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा जैसे मैंने बोला वो कितना माइनर 2% बोल सकते हैं हम लोग चीज़ को सिलेबस में, बराबर ना, ठीक है। इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, साल भर में 3 एग्जाम्स,
ठीक है। NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड साल भर में 3 एग्जाम्स, ठीक है। NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड साल भर में 3 एग्जाम्स, ठीक है। मतलब 3 मतलब ये असिस्टेंट AO एंड ADO, ठीक है। उसके बाद GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी साल भर में 3 एग्जाम्स। ये प्राइवेट कंपनीज नहीं है, बोल रहा हूँ फिर से, हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की, हम लोग गवर्नमेंट जॉब की ही बात करें, जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज है सारी, इसका गवर्नमेंट का स्टेक है पूरा ये, ठीक है। उसके बाद GIC कितना 3 का एग्जाम्स, असिस्टेंट AO एंड ADO, बराबर ना। UIC यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी साल भर में सेम 3 एग्जाम्स। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी साल भर में 3 एग्जाम्स। 6 कंपनीज है गवर्नमेंट की, कितने 3 एग्जाम्स, मतलब कितने 18 एग्जाम्स हो गई यहाँ पे सेम सिलेबस पे। यहाँ पे कितने एग्जाम्स की थी हम लोग ने, 15 एग्जाम्स की थी। यहाँ पे कितना 18, कितना हो गया 15 + 18 33 एग्जाम्स हो गया। हम लोग 50+ की बात करें, 50% से ज़्यादा आगे बढ़ गए हम लोग, 33%, 33 एग्जाम्स जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, अपीयर कर चुके हैं, जो आपके सामने है, बराबर है। अभी क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, 50+ बोल रहा हूँ। 50+ मतलब क्या, फाउंडेशन रेडी हो गया, बात खत्म हो गई है, बस मुझको प्लस माइनस करना है। अगर मेरा फाउंडेशन रेडी हो चुका है तो मुझको बस क्या करना है, अभी बस थोड़ा सा प्लस माइनस करना है। जैसे क्या, जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस का एग्जाम आता है, इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए क्या है, सेम सिलेबस है, बैंकिंग वाला इंग्लिश है, बैंकिंग वाला रीजनिंग है, बैंकिंग वाला मैथ्स है, बराबर है। और वहाँ पे जनरल अवेयरनेस की जगह पे वहाँ पे आता है जनरल स्टडीज़, बस आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है, जनरल स्टडीज़। बिल्कुल भी नहीं डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या है ये सब्जेक्ट, कुछ नहीं, 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड तक बोल दो, 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत छोड़ के जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें कहाँ पे पूछी जाती है, यहीं पे पूछी जाती है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मतलब क्या, तो इसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, एशियन पूछी जाती है, मिडावल पूछी जाती है, मॉडर्न पूछी जाती है, बराबर। साइंस में तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बराबर ना। उसके बाद क्या, पॉलिटी, इकोनॉमी, बराबर है, जो कुछ भी है, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है जनरल स्टडीज़ में। इसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसके लिए मार्केट में बुक अवेलेबल है, लूसेंट पब्लिकेशन का जनरल स्टडीज़ का बुक, सॉरी जनरल नॉलेज का बुक, जीके बुक बोलते हैं उसको, ठीक है। लूसेंट पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज का बुक, बराबर है। इसको अगर पढ़ लोगे तो बस मतलब क्या, आपने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके रखा है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ अभी बढ़ चुकी हैं। क्योंकि क्या, रेलवे का वैकेंसी आ गया, रेलवे के सिलेबस में क्या है, यही है, बैंकिंग वाला रीजनिंग है, बैंकिंग वाला मैथ्स है, जनरल स्टडीज़ है। रेलवे में इंग्लिश ने माइनस कर दिया सिलेबस को हम लोगों ने। फाउंडेशन रेडी है, क्या करना है कम, क्या करना है ज़्यादा, मुझको पता है अभी, बराबर है। अगर कोई जो है मराठी बैकग्राउंड से, मतलब वर्नाकुलर मीडियम में अगर पढ़े हुए हैं आप, बराबर ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो क्लरिकल ग्रेड्स आते हैं उसके लिए भी आप अपीयर डेफिनेटली हो सकते हो। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें सेम है, बैंकिंग वाला इंग्लिश है, बैंकिंग वाला रीजनिंग है, बैंकिंग वाला मैथ्स है, बराबर है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज़ है, बराबर है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाता होता है मराठी ग्रामर, मराठी ग्रामर पे थोड़ा सा काम कर लिया तो स्टेट गवर्नमेंट के क्लरिकल ग्रेड जो है, नहीं मैं ऊपर क्लास 1 क्लास 2 की बात नहीं, वो एब्सोल्युटली अलग सिलेबस है, उसके लिए हमारे पास MPSC भी है, हम लोग MPSC के लिए प्रिपरेशन करवा के लेते हैं, बराबर ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग आज बस बैंकिंग की बात करेंगे, MPSC के लिए हम लोग बाद में फिर से मिलने वाले हैं, तभी हम लोग उसकी डिटेल में बात करेंगे, बराबर है, ठीक है। तो क्लरिकल ग्रेड जो है, स्टेट गवर्नमेंट का क्लरिकल ग्रेड जो है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, तो उसके लिए बस मराठी ग्रामर हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। जैसे जिला परिषद थाना है, बराबर है, और हमारा कुछ तलाटी डिपार्टमेंट है, ये वो बहुत सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, मंत्रालय के क्लरिकल्स वगैरह जो होते हैं, उसके लिए क्या है, यही सिलेबस से मराठी ग्रामर एक्स्ट्रा ऐड कर दो, आपकी बात बन जाएगी क्लरिकल के लिए, बराबर ना, ठीक है। उसके बाद रेलवे की बात कर चुके हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की हम लोग ने बात की नहीं, उसकी भी वैकेंसी आती है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी आगे चल के, बराबर, मतलब आती है, हम लोग ने ऐड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, करना चाहिए था, ठीक है। मतलब क्या, तो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इसके भी एग्जाम्स पकड़ लो 3, मतलब कितना हो गया, ये भी 18 एग्जाम हो गया, 18 36 तो यहीं पे हो गया था, बराबर ना, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, आपको बस क्या करना है, तो आपको पढ़ाई करनी है, बराबर है। बैंकिंग जॉब पाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर 1 साल डेडिकेशन से, प्रॉपर गाइडेंस के साथ,
बराबर है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर विदाउट गाइडेंस मैं कर लूँगा, डेफिनेटली कर लोगे, पर जो चीज़ 1 साल में पॉसिबल है उसके लिए 5 साल लगाना कुछ बात नहीं बनती, बराबर। 5 साल घर वाले नहीं झेल सकते आपको, बेटर है आज ही डिसीजन लो, बराबर ना। जितना जल्दी करोगे, जितना डिसीजन लेना, जितना डिसीजन जो है आपका फास्ट हो जाएगा, जितना जल्दी आप गाइडेंस लेना शुरू कर दोगे, जितना जल्दी खुद का पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, जितना जल्दी आपके डाउट सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उतने जल्दी आपका सक्सेस जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका डेफिनेट हो जाएगा सक्सेस, बराबर ना। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, तो मुझको पढ़ाई करना है, डेली करना है पढ़ाई, किसी मेहनत जो है करना ही पड़ेगा, मेहनत के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करेंगे, अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है आप ही का 50+ एग्जाम बहुत बड़ी बात होती है। तो 1 साल सफिशिएंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, 8 घंटा जो बोल रहा था मैं, 8 घंटा नहीं, बैंकिंग की जरूरत नहीं है, डेली 2 आवर्स 3 आवर्स भी डेडिकेशन से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सक्सेस आप ही का है। सिलेबस ठीक है, हाँ 2-3 घंटा इसमें भी और एक, हाँ ठीक है, 2-3 घंटा मतलब ट्यूशन छोड़ के, लेक्चर्स छोड़ के, यहाँ पे लेक्चर्स जो होते हैं डेली होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं, ये 2 आवर्स के लेक्चर बिना कोई छुट्टी के, बराबर ना। ये 2 आवर्स के लेक्चर्स उसको छोड़ के एक्स्ट्रा 3 आवर्स या 2 आवर्स खुद का स्टडी, जो कुछ भी मैंने आज पढ़ा है उसका रिवीजन करना ज़रूरी है, उस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी है। मेरा खुद का पढ़ाई में अगर 2 से 3 घंटा, मतलब 2 घंटा लेक्चर प्लस 2 से 3 घंटा जो आपका सेल्फ स्टडी या फिर मॉक टेस्ट, 1-2 मॉक टेस्ट अगर डेली भी दे रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट जो आपको जल्दी आ जाएंगे, बराबर है। इसका मतलब मुझको क्या करना है, डेली पढ़ाई करना है, पढ़ाई अगर मैं करता हूँ तो 1 साल में मुझको जॉब मिल जाएगा, बराबर ना। ठीक है, और अगर आपको कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप ये नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है।